हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सेल में एक्चुअल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, दैट इज योर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आज के लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। सो यू कैन इजली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बाहर का जो लेयर होता है, ये मेम्ब्रेन जो होती है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब ये सेल की आउटर कवरिंग है। सेल को ये प्रोटेक्ट करती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही एंट्री दिलवाती है, मतलब किस चीज को अंदर आना है, किस चीज को बाहर आना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा। That's why plasma membrane is called as selectively permeable membrane, क्योंकि सेलेक्टिव चीजें ही यहाँ से पास होती हैं। That's why it is called selectively permeable membrane। तो ये हमेशा याद रखिएगा। थर्ड इज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन इन नेचर। सो अभी हम यहाँ पे क्लास 9th की चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत 9th में बहुत डिटेल वर्जन नहीं है इसका, बट 11th में डिटेल में है। तो जब हम 11th का शुरू करेंगे तो उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किसने ऑब्जर्व किया, क्या बोला, कैसा मॉडल दिया। इस क्लास में बस आपको इतना जानना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये बना है लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज, क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग कर रहा है, सेल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकेंड थिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट शेप टू द सेल। आप इजिली देख सकते हैं कि ये शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इट गिव्स डिफरेंट शेप टू द सेल। थर्ड, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब ये सेल को हार्मफुल सब्सटेंसेस से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये आज जो मैंने आपको बताया दैट इज योर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूक्लियस। अभी हमने ये देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, आई मीन टू से दैट कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही पास करता है। अब क्वेश्चन ये आता है किन चीज़ों को पास करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो पहली चीज़ कि दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। फर्स्ट थिंग, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, और दूसरा किसका ट्रांसपोर्ट होगा, सॉल्वेंट मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि गैस कहाँ से आई और ये वाटर कहाँ से आया। ठीक है, अब ये इसका क्वेश्चन आया। तो पहली चीज कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, अब ये गैसेस कहाँ से आई। जब पहली चीज हमें पता है कि किसी भी लिविंग सेल को काम करने के लिए द सेल रिक्वायर्स व्हाट, ऑक्सीजन। क्या रिक्वायर करता है, ऑक्सीजन। और शुरू से पढ़ते हम आ रहे हैं कि सेलुलर वेस्ट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, मतलब रिस्पायरेशन, जब सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सो अ गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल विच इज कॉल्ड व्हाट, CO2। तो ये CO2 हमेशा प्रोड्यूस होगी जब भी सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अंदर CO2 प्रोड्यूस हुआ तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ जाएगा ना। इस CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए CO2 क्या करना होगा, यहाँ से बाहर भेजना पड़ेगा, यस और नो। और कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन को अंदर भेजना होगा, यस और नो। मतलब कि सेल को काम करने के लिए इट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और जब सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उस केस में सेलुलर वेस्ट की तरह CO2 प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आप सबको पता ही होगा कि वो प्रोसेस है जहाँ पे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है खाने के ब्रेकडाउन से, और रिस्पायरेशन चाहे प्लांट करे चाहे एनिमल करे, एक ही गैस रिलीज होगी, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सेलुलर वेस्ट, सेल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सेल के अंदर CO2 बढ़ जाएगा। इन ऑर्डर टू रिमूव द CO2, excess CO2, which process is important, diffusion. Diffusion is a process where the movement of gases takes place from higher concentration to lower concentration, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का concentration बराबर ना हो जाए। I think diffusion is now clear. डिफ्यूजन के थ्रू कौन कौन सी चीजें अंदर बाहर होंगी। डिफ्यूजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल एंड रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम सेल टू द आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस मेथड से गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो वो प्रोसेस है ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन लगी होती है बीच में, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, मेनली हमें कह सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन बीच में लगी होती है और फिर डिफ्यूजन हो, मतलब डिफ्यूजन विद द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। When the movement of substance takes place from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane, then this diffusion is called what? This diffusion is called what? Yes, osmosis. मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ होती है, अब पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए बार बार बताया जा रहा है। तो पहली चीज, जो फ्रेश वाटर, पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसी ऑस्मोसिस को यूज करते हैं पानी को अपनी बॉडी में लेने के लिए। सो मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस ही वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट या जो भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ये पानी लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व की गई कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अभी मैंने बताया था कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की वजह से, इसके अरेंजमेंट की वजह से इसमें फ्लूइडिटी होती है। क्या होती है, फ्लूइडिटी, मतलब कि फ्लूइडिटी मतलब जो चीजें फ्लो कर सकें, राइट, फ्लूइडिटी, द टेंडेंसी टू फ्लो। और आपने अमीबा शुरू से पढ़ रहे हैं आप, अमीबा किसी न किसी क्लास में सुना ही होगा नाम, बट अमीबा के बारे में आपको ये चीज़ शायद पता होगी कि अमीबा इज हैविंग स्यूडोपोडिया, इट कैन चेंज देयर शेप एंड फूड अगर इसके सामने है तो अपने हिसाब से शेप को चेंज करके फूड को इनगल्फ कर लेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमीबा क्या करता है, यूज करता है मैथड इंडोसाइटोसिस, अपने खाने को, अपने शेप को चेंज करके खाना इनगल्फ करने के प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में भी अमीबा इन्वॉल्व है, मतलब अमीबा टेक्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस, और इंडोसाइटोसिस किस में होगा, अमीबा में होगा, जिसके थ्रू वो खाना अपनी बॉडी में इनगल्फ करता है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेगा, गैस का ट्रांसपोर्ट करेगा तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, और अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन चीज़ों का मूवमेंट फ्रॉम हायर, और गैसेस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे बीच में मेम्ब्रेन लगी होती है। डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है कि CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में आपका जो भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लेते हैं, जो भी प्लांट की रूट होती है वो भी, प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट के सेल्स, वो भी ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो फ्लूइड और लिपिड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से अमीबा अपना शेप बार बार चेंज करके, जिस हिसाब से उसको जहाँ पे भी खाना होता है अपने हिसाब से अपना बॉडी शेप चेंज कर लेता है और खाने को इनगल्फ कर लेता है। सो वो प्रोसेस जिसमें कि अमीबा अपना शेप चेंज करके खाने को इनगल्फ करे, उसको बोलते इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अमीबा इनगल्फ देयर फूड। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। नोट्स देखो सबको, आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि नोट्स से ज़्यादा बेटर ये होता है कि यहाँ वहाँ से कॉपी करने से अच्छा है कि जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं ना वो हमेशा सेल्फ लिखिए। सेल्फ जो आप लिख करके प्रैक्टिस करते हैं ना वो दिमाग में हमेशा बैठता है। सो मैं नोट्स के पीछे बहुत ज़्यादा मैं भागने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह नोट अवेलेबल है, बट नो बडी इज़ गोइंग टू फोकस और रिवाइज द नोट्स। सो मैं जितना बताती हूँ उतने को ही आप रिवाइज करिए, उतना लिखने की कोशिश करिए अपनी लैंग्वेज में। डेफिनेटली योर पॉइंट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। आई थिंक नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ लिटिल बिट क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। और बस मेरा यही है कि आप चीज़ों को पढ़िए, और जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया जाए उससे NCERT की बुक, अपने टेक्स्ट बुक को रिवाइज कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे डेफिनेटली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हर क्लास में क्लियर होगा। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन द टॉपिक दैट इज़ द न्यूक्लियस।